Okay, so today we are going to discuss about the politics and what are the different sources of the politics. But first, we are going to define what is politics and what does this word politics mean. So the basic definition is the process of mobilizing or demobilizing power is the process of politics. So that's basically the literature on the politics, giving the stress over the authority and the formal organization. And politics are and what happens when members of the organization behave in ways that are potentially authoritatively illegitimate. Of the power happens when either individuals or subgroupings within the organization make a claim to the resource sharing system of the organization. जिस तरह पेटिग्रू ने ये कहा कि जो पावर है वो इस सेंट्रल होती है स्ट्रेटजी प्रोसेस में हवाले से और स्ट्रेटजी के अंदर आप ये डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज़ें रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किया जाएंगे, किस तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन कैसे की जाएगी। तो और ये सब चीज़ें, सब डिसीजन जो होते हैं अकॉर्डिंग टू पेटिग्रू जो है ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और such decisions are likely to threaten the existing distribution of organization resources as represented in salaries or promoting opportunities and control of tasks, people, information, new area of business. तो ये सब मामला जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो इसकी वजह से जिन लोगों को पावर मिल रही होती है तो ये डिसीजन जो होते हैं इनको पेटग्रू के मुताबिक जो है कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। और पेटग्रू ने ये डिफाइन किया ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल अराइज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू पहली बात तो स्ट्रक्चरल डिवीजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड की जाती है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं। और जिस तरह आप डिफरेंस देख सकते हैं जो अकाउंटेंट्स के और क्रिएटिव लोगों के दरमियान होते हैं, मार्केटिंग और प्रोडक्शन लोगों के दरमियान होते हैं, तो इस स्ट्रक्चरल डिवीजन की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो पॉलिटिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। हर ग्रुप जो है वो अपने लिए कभी कभार ज़्यादा पावर जो है एक्वायर करने की कोशिश करता है। फिर सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच टू द डिलेमा। इससे मुराद ये है कि सेंट्रल डिलेमा कि जिस तरह हमने अनसर्टेनिटी के केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट अनसर्टेनिटी जो है वो फेस करती है और जब अनसर्टेनिटी वो फेस कर रही होती है तो जो लोग उन अनसर्टेनिटी से बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं उनकी पावर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ जाती है। अगर आप किसी ऐसी अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इस केस के अंदर जो है वो दैट डीलिंग विद दैट अनसर्टेनिटी विल नॉट डिलीवर द पावर टू द इंडिविजुअल। Then the salience of issue for different actors and identities in the organization. Salience means importance कि वो जो इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है या फिर जो एक्टर्स फेस कर रहे हैं या फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट फेस कर रहे हैं उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। अगर तो वो टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। अगर टॉप मैनेजमेंट के लिए वो इशूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनकी पावर जो होगी वो इट्स अ पुअर बेस फॉर द पावर। Then the external pressure coming from stakeholders or other actors or environment, ये भी एक पॉलिटिक्स का जो है इसकी वजह से पॉलिटिक्स राइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इससे मुराद ये है कि जो कि इम्पोर्टेंट पीपल जो एक्सटर्नल हैं वो एक इशू को पुश करें, दोज विद इन हु कैन रिजॉल्व इट विल बिकम मोर एम्पावर्ड। तो जो इशू आपके चाह रहे हैं जैसे क्लाइंट्स चाह रहे हैं या फिर आपके स्टेक होल्डर चाह रहे हैं कि उस या फिर आपके शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि उस इशू को रिजॉल्व किया जाए, तो जो लोग उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी पावर भी बढ़ जाएगी उस इशू के हवाले से। और पॉलिटिक्स आपको पता है जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स जो है इट्स बेसिकली प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजिंग और डीमोबिलाइजिंग पावर। तो उस केस में उन लोगों की पावर बढ़ सकती है जब अगर किसी ऐसे इशू से वो डील कर रहे हैं जो कि आपके शेयर होल्डर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर हिस्ट्री ऑफ द पास्ट पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह की हिस्टोरिक मूवमेंट्स चलती रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। तो जो इशू अभी आप डील करें जैसे अगर आपकी कंपनी है वो पे फॉर परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करती है तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था और उसमें किस तरह की रेजिस्टेंस आई थी। तो कॉन्सिक्वेंटली जो पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स हैं normally they are central to what the normally goes in the organization or they the bunchman and badman argued in a very convincing term कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वॉर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ डिवीजन में, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन में हो रही होती है उस कल्चर के दौरान।
ऑर्गेनाइजेशन को हमें ये देखना चाहिए कि एक ऐसा एरेना है जिसके अंदर वॉर गेम्स विल बी इनक्लूडेड और जिसमें रूल ऑफ द गेम विल बी कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंटली अनक्लियर एंड ऑलवेज ओवरलैपिंग। और जो लोग काम कर रहे हैं या कर चुके हैं बहुत देर तक, वो आपको बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के मामला जो है वो चल रहे होते हैं। तो पेटिग्रू ने कहा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स बेसिकली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग से मुराद ये है कि जो कि एक्टर जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, दे सीक टू लेजिटिमेट द आइडियाज वैल्यूज एंड डिमांड दे पुट अप। और साथ ही साथ वो ये भी कर रहे होते हैं कि जो कि उनके उन आइडियाज और उन इश्यूज के अगेंस्ट जो डिमांड्स होती हैं या जो अगेंस्ट इशू चल रहे होते हैं उनको अपोज भी कर रहे होते हैं। तो जो कि आपको पावर आपको नजर आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सिंबल्स के अंदर आपको नजर आती है। इट इज़ रैप्ड अप इन पॉलिटिक्स जो आपको मुख्तलिफ मिथ्स में, मुख्तलिफ बिलीफ में, लैंग्वेज में, ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज कौन हैं, लेजेंड कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाती हैं, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का एक रोल होता है। जिन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, जिन चीज़ों को हीरो बनाया जाता है, जिन चीज़ों को सामने लेकर आया जाता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और पॉलिटिक्स का जो है पार्ट बन जाती है। तो ये भी नोट किया गया है कि जो मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आर नॉट पॉलिटिकली स्किल्ड वुड फेल। और मैनेजर हैव टू बी गुड एट पावर स्टेयरिंग एंड पॉलिटिक्स में बी डिफाइंड एज द मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट फॉर अ पोजीशन, डिसीजन और एक्शन। इसको आप इशू सेलिंग भी कहते हैं कि एक इशू है, एक पोजीशन है, एक डिसीजन है जिसको आप सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर जो हैं वो बेहतर होंगे, जिनके पॉलिटिकल स्किल्स होंगे वो बेहतर होंगे, जिनकी पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस बेहतर होगी, वो बेहतर तौर से अपने उस इशू को और आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, पावर स्टेयरिंग से मुराद ये है कि ऐसे स्किल यूज किए जाएं जिससे डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके, एजेंडाज को इन्फ्लुएंस किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया जा सके। और पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस से मुराद ये है कि ऐसे मैनेजर जो कि हु कैन गेट थिंग्स डन डिस्पाइट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर स्किलफुल एट द पॉलिटिकल गेम्स। और being skilled at the game does not just mean winning particular episodes of conflict, or it increases intellectual functioning, like it जैसा प्रोफेसर आइन एच रॉबर्टसन ने कहा था कि पावर इज एन एंटी डिप्रेसेंट। एंड उन्होंने कहा था जितनी पावर अब बढ़ती चली जाती है तो इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता चला जाता है और उनकी और जो है भूख जो है इंसान की बढ़ती चली जाती है मोर पावर के लिए। और जिसकी वजह से उनके मुख्तलिफ ब्रेन के केमिकल मैसेजेस, ब्रेन के अंदर केमिकल एक मैसेंजर है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा इंक्रीज ऑप्टिमिज्म उनमें आ जाती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे पावर भी एक डबल एज सोर्ड है और ये जो है अगर लीडर्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है, उनको ज़्यादा स्मार्टर कर देता है, लेकिन अगर ये अनकंस्ट्रेंड हो जाए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अगर ये इसी सिचुएशन में रहे तो पावर जो है ब्रेन फंक्शन को डिस्टॉर्ट भी करता है एंड दैट लीड टू बैड जजमेंट्स और एरोगेंस और लाइक जिसको हम कहते हैं कि कंटेम्प्ट फॉर अदर ओपिनियंस, दूसरे लोगों को हकारत से देखना, तकब्बुर आ जाना, अपने आप को समझना कि मेरे बगैर जैसे दुनिया ही नहीं चल सकती, दूसरों के लिए दिल बहुत सख्त हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ग्रीक गॉड के हवाले से भी कहा जाती है, जो होता है ह्यूब्रिस, एशियन ग्रीक गॉड। तो ये अपने आप को जो लोग बिल्कुल ही पावर के अंदर जो हैं वो बिल्कुल ही अपने आप इतना पावर के अंदर चले जाते हैं कि पावर उनको अंधा कर देती है, तो वो जो है वो अपने आप को जो है वो बस नाखुदा बन बैठते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप इराक के ऊपर भी देख सकते हैं, जो जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर उस ज़माने में उनकी ह्यूब्रिस्टिक इनकॉम्पिटेंस थी, जिसमें वो कहते थे कि जनाब हम वहाँ मसीहा बने हुए थे, वो उस टाइम के ऊपर के लोग दुनिया को केमिकल वेपन से वो बचा रहे थे कि इराक के पास जैसे केमिकल वेपन है, और कुछ भी नहीं निकला वहाँ से। वो उन्होंने पूरी जंग कर ली, पूरा उसको फतह कर लिया, इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके नतीजे में क्या रिएक्शन निकले आपके सामने? अलकायदा निकला, ISI अब तो बन गया। तो उसका बजाय ये कि वो कोई अगर बेहतरी करते, वो उल्टा जो है वो अपनी इस कदर वो अपनी पावर के अंदर जो थे वो क्या कहें उस हवाले से, अपने आप को इतना इस मामले में समझते थे
کہ ہمیں سب پتہ ہے اور الٹیمیٹلی وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا. یہ ایک پاور کی جو ہے بیسکلی یہ فارم بھی آ جاتی ہے. اینی ہاؤ تو کو ہم یہ ہے پالیٹکس کے حوالے سے کچھ باتیں. اب آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی پولیٹیکل ایریناز ہیں. پولیٹیکل ایرینا سے مراد یہ ہیں کہ جہاں پاور گیمز پلے کی جائیں ان کو پولیٹیکل ایرینا کہا جاتا ہے. جہاں پالیٹکس کا سسٹم موجود ہو وہ پولیٹیکل ایرینا ہے. جہاں مختلف قسم کی پولیٹیکل گیمز کھیلی جا رہی ہیں اس کو پولیٹیکل ایرینا کہا جاتا ہے. جہاں ڈفرینٹ سسٹم آف اتھارٹی ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, ایکسپرٹیز ہیں اور وہ مختلف قسم کی پولیٹیکل گیمز کے اندر انوالو ہوتی ہیں, اس کو نارمل ایرینا کہا جاتا ہے. اس لیے آرگنائزیشن کو بہت ساری گیمز ہیں جو لوگ کھیلتے ہیں پولیٹیکل ایریناز میں, آرگنائزیشن کے اندر. جس طرح ایک ہے جس طرح انسرجنسی گیمز, جو لوور اسٹیٹس جس طرح لیبر کلاس ہے وہ اپنی گروپس بناتے ہیں تاکہ اپنے اوپینین کو اسرٹ کر سکیں. اس طرح مینیجر کی ہیں وہ کاؤنٹر انسرجنسی گیمز, کس طرح لیبر کے اندر وہ جو ہیں وہ ڈیفیوز کرتے ہیں تاکہ وہ سچویشن کو آگے کی طرف نہ لے کر جائیں. اور بہت ساری گیمز ہیں جو کہ ٹیبل آپ کے 9.1 کے اندر پولیٹیکل گیمز کچھ بتائیں گے. یہ کوئی ایسی میوچلی ایکسکلوسیو لسٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری گیمز ہوتی ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے اندر لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کے آبزرویشن میں بھی شاید گزرتی ہوں. تو جس طرح اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے اندر کتنی گیمز جو ہیں وہ آف دا گراؤنڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. مینیجرز ہیں, کوچز ہیں, میڈیا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ. بھارت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر کنفنٹریشن ہو جانا, مختلف پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے اختلاف ہو جانا, اور ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے اوپر اوور لیپ کرنے کی کوشش کرنا, ایک گروپ پاور لینے کی کوشش کرنا, یہ ایک نارمل ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کئی بار ہوتے ہیں جو لوگ آرگنائزیشن کے اندر کام کر چکے ہیں ان کو لگتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ جیسے وہ کسی وار گیم کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. آرگنائزیشن کے اندر بھی ایک لگتا ہے ان کے اندر جو پولیٹیکل اگر پاور کے تو وہاں بھی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے پاور ریلیشن کے حوالے سے. Actually, resistance to change consists of those organizational activities and attitude that aim to thwart, undermine and impede change initiative. اچھا, ریزسٹنس کی مختلف قسمیں ہیں اور پاور اینڈ دا پالیٹکس آف ریزسٹنس سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر آپ جو کہ اتھارٹی ہے, جو لیجیٹیمیٹ پاور ہے, جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے, آپ کے گروپ کا انٹرسٹ ان کے ساتھ نہیں الائن کرتے, تو پھر لوگ جو ہے ریزسٹ کرتے ہیں ان کی پاور کو. اور بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ریزسٹ کیا جاتا ہے. اور اٹس اے کائنڈ آف اے ریزسٹنس سے دیکھیں, ایک فزکس کا لا ہے فرکشن کا, لا آف فرکشن. ایک چیز جب آپ موومنٹ کرتی ہے تو ایک لا آف فرکشن کریٹ ہوتی ہے. تو اب جب اتھارٹی اگر کوئی چینج لانا چاہ رہی ہو اور خاص طور پر کوئی بڑی چینج لانا چاہ رہی ہو تو اس کی ایک فرکشن کریٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ لا آف فزکس کی طرح اتنا مینجمنٹ کے اور انسانوں کے معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے, ان میں زیادہ آرگینک اور زیادہ اچھا, ڈائلیکٹیکل سے مراد یہ ہے, جو ورڈ ڈائلیکٹکس کا ہے, ڈائلیکٹکس سے مراد یہ ہے کہ لوگ مختلف جو ہیں وہ رکھتے ہیں ایک ہی معاملے کے حوالے سے. اب دیکھیں آرگنائزیشن کے اندر جو ہے, جس طرح یہ پینڈیمک کا معاملہ گزر رہا ہے, اب پینڈیمک میں امپلائیز کہیں کہ ہمیں زیادہ سیف انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے, ہمارے لیے زیادہ بہتری کریٹ کی جائے, اور مینجمنٹ اگر یہ سیم ہو تو پھر چلیں تو ریزننگ اور آرگومنٹ سیم ہو جاتا ہے. لیکن اگر مینجمنٹ کا پرسپیکٹو ذرا ڈفرینٹ ہو, باٹم لائن کے بھی معاملات ہیں, پروفٹ میکنگ کے بھی معاملات ہیں, ایکسپینسز کے بھی معاملات ہیں, تو اگر ان کا ڈسکورس, ان کا اوپینین سے مختلف ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہو گئے. اچھا, ڈفرینٹ ڈائلیکٹس کے اندر لوگ اپنا ریزنڈ آرگومنٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ کسی ٹروتھ تک, کسی حقیقت تک پہنچا جائے. فلاسفی کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈائلیکٹیکل جو انکوائریز ہیں, that the people are looking the situation and from the different perspective and giving us some reason to reach to the truth, کہ جو کہ حقیقت ہے اس چیز تک پہنچا جائے. Dialectics of power and resistance have been addressed in a very good book, Contesting the Corporation, اور جنہوں نے کارپوریٹ ورلڈ کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آرگنائزیشن کے ویژن ہیں, مشن ہیں, ویب سائٹس ہیں,
اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو سامنے آرگنائزیشن کے نظر آتی ہیں، یونیفارمز ہیں، کارپوریٹ ایٹیٹیوڈ ہے، اٹائر ہے، اور یہ دے بیسکلی یہ ریئل پیپل ہیں جو کہ ان چیزوں کو ایگزیبٹ کرتے ہیں، سم ٹائم فیل ٹریپڈ بائی دیئر رولس اینڈ دا نیسیسٹی آف لائف دیٹ ڈیمانڈ دیٹ دے بی فلڈ اپروپریٹلی. تو یہ لوگ جو یہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے رولز کے اندر ایسے اسٹک کر جاتے ہیں اور اپنی معاشی مجبوریوں کے اندر ایسے اسٹک کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے رول کو بڑا آئرانکلی اور سینکلی یعنی ظالمانہ طریقے سے بھی بڑے انسینسٹیو طریقے، ظالمانہ تو زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہو جائے گا، انسینسٹیو طریقے سے ان کو پلے کرتے ہیں جو کہ ان پہ آرگنائزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. اور تو بہرحال لیکن یہ اور جب یہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان رولز کو جو کہ آرگنائزیشن ان کو دیا ہوا ہے، تو اس کی ایک ریزسٹنس بھی کریٹ ہوتی ہے جو کہ لوگ ان وائس کرتے ہیں جو کہ ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتے جس طریقے سے بہت چیزیں اور آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ریئلٹی آف لائف contained and constrained by the corporation contains many corporate and contested strategies of power, resistance and struggle. These are considered as the normal states of life. کہ آپ کو ایک رول ہے، آپ اس رول کو پرفارم کر رہے ہیں، تو رول کے حوالے سے ایک ریزسٹنس بھی موجود ہے. Resistance is a reactive process whereby people embedded in power relation actively oppose initiative enacted by others. ریزسٹنس کو نارملی جو دیکھا گیا ہے وہ انڈسٹریل ریلیشن کانفلکٹ کے حوالے سے ریسرچ کیا گیا ہے. جیسے مینجمنٹ اور ورکر کے درمیان جو کہ مختلف قسم کے معاملات آتے ہیں، یونینس کے، مینجمنٹ کے ڈیمانڈ کے حوالے سے، پھر اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے ریزسٹنس دیکھی گئی. پھر اپنے آپ دیکھیں آج کل کے جو معاملات ہیں، اپوزیشن کیسے ریزسٹ کر رہی ہے حکومت کے معاملات کو. پھر حکومت جو ہے کہ حکومت کے بعد لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے، بٹ اپوزیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اپوزیشن بھی اپنی پاور مختلف کولیشن سے، مختلف گروپ فارمیشن سے کر رہی ہیں. اور تو بہرحال یہ اس حوالے سے بات ہے کہ یہ ڈائلیکٹ اس حوالے سے بات ہے کہ ایک سبجیکٹیوٹی ہے ریزسٹنس کے حوالے سے. جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں لیگل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بالکل جائز ڈیمانڈز ہیں، اور جو مینیجر ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہوں کہ یہ ڈسٹربنس آف دا ورک ہے. تو بہرحال ریزنڈ آرگومنٹ دے کے کسی ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی تک پہنچنا، یہ ایک طریقہ کار ہے جن سے ان کانفلکٹ کو جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال مختلف قسم کی اسٹڈیز ہیں جو کہ ان معاملات کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو یہ ڈائلیکٹس کا معاملہ ہے ریزسٹنس ٹو چینج کے حوالے سے. یہ مختلف قسم کی سبجیکٹیوٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایشو. اور یہ ریزسٹنس کو بھی ایک اگر اتھارٹی لیجیٹیمیٹ سمجھ رہی ہے تو لیکن ریزسٹنس کرنے والے اس معاملے کو بالکل جسٹ اور فیئر سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دین ریزسٹنس بائی ڈسٹینس. اور ریزسٹنس بائی ڈسٹینس جو ہے یہ کالن کی ٹرم ہے، دس فینومنا ریزسٹنس تھرو ڈسٹینس، اینڈ جس میں ورکر جو ہیں وہ مینجمنٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں by asserting that it was management right to manage and something they wanted no part of it, and they resisted through keeping their distance. یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ اس سے اگر ان کے اس کلچر سے جو ورکر ہیں وہ نہیں الائن کرتے یا نہیں ایسوشیٹ کرتے تو وہ ایک اپنا کریٹ کر لیں، اور مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریزسٹنس بائی ڈسٹینس، یعنی مینجمنٹ کے ساتھ وہ نہ وہ گھلے ملے نہ اور نہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے ان کے اس کلچر کو جو ہے وہ بائی ان کریں، اور ایک اپنا کلچر کریٹ کر لیں، ایک اپنا ایک ڈفرینس کریٹ کر لیں، اور اس کو یہ شو کریں کہ جیسے ہم مینجمنٹ سے بہت زیادہ مختلف ہیں اس حوالے سے. سو ایک آپ سمجھ لیں ایک اپنی آئیڈینٹی کریٹ کر لیں، اور اس آئیڈینٹی کے کو یہ اسرٹ کریں کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے مینجمنٹ جو کرنا چاہ رہی ہے اس سے بہت مختلف ہے. تو بہرحال ریزسٹنس جو ہے مختلف قسم کی واٹ ایور فارم اٹ ٹیکس اٹ آلویز اگینسٹ سم تھنگ. اینڈ اگر ہم آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں جو کہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، تو دے نارملی سیک ٹو کنسٹرکٹ اور کانسٹیٹیوٹ دا ریزسٹنس دیٹ دے انکاؤنٹر ایز الیجیٹیمیٹ ایز سم تھنگ آؤٹ سائڈ اتھارٹی. تو جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اور انیشیٹو آرگنائزیشن اتھارٹیز لیتی ہیں وہ جو ہے ریزسٹنس کو الیجیٹیمیٹ کہتی ہیں جی ریزسٹنس الیجیٹیمیٹ ہے، جبکہ جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو چیز اتھارٹی کر رہی ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ ریزسٹنس کا حوالے سے بات آ جاتی ہے.
ओके जी, और जो चीज़ इन केस whatever is being registered is represented as being normal, rational and desirable, any opposition can easily be regarded as lacking legitimacy. अगर एक जनाब हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं और इसको नॉर्मल, रैशनल, डिजायरेबल शो किया जा रहा हो, तो जो भी उसको रजिस्ट करेगा उसको ये कहा जाएगा कि दे लैक लेजिटिमेसी दैट थिंग. तो रेजिस्टेंस जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट है और तो जहाँ कहीं जो है वो आपको पॉलिटिक्स नज़र आई, जहाँ रेजिस्टेंस नज़र आई कि इसका मतलब है वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो व्हेन देयर इज एन ऑपोजिशन ऑफ समथिंग तो देयर इज अ पॉलिटिक्स. और तो बहरहाल जहाँ भी ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस आपको नज़र आती है, और अगर नहीं है ऑपोजिशन रेजिस्टेंस तो देयर वुड बी नो पॉलिटिक्स. तो that's a one kind of a way of seeing the politics in the organization. तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस के हवाले से मैं आपको ये बात कर रहा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई उसका राइटफुली पर्पस है, उसको काम करने के लिए अगर लोग उसको रेजिस्ट करेंगे तो उसको लोग इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे. तो लेजिटिमेसी जो है वो अथॉरिटी अपने लिए कंसिडर करती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लेजिटिमेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ओके जी, अब पैराडॉक्स ऑफ पावर इज दैट मीन डोमिनेशन एंड अथॉरिटी. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक जो है हार्डी एंड क्लेग सेट के जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बने होते हैं जो कि हमें लग रहे होते हैं कि न्यूट्रल हैं, असल में वो न्यूट्रल नहीं होते और हमें लगते हैं वो ए पॉलिटिकल है, बट दे आर नॉट ए पॉलिटिकल. एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल हिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने नजर आते हैं. A paradox of power seems to be that you have power only if you are in a superior position in the organization and are opposed in what you want to do by others who are at the same or the lower level. When you want to do something against the resistance of those other, it is termed authority. जिस चीज को अथॉरिटी कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेजिटिमेसी कहा जाता है, उसका मतलब ये कि अथॉरिटी उसके पास होती है जो कि दूसरे लोगों से वो काम कराए जो कि बावजूद रेजिस्टेंस के वो उनको करने के लिए कहे और उनसे वो काम करवाए. तो ऐसी चीज़ को अथॉरिटी कहा जाता है. अथॉरिटी एक लीगल फॉर्म ऑफ पावर इन दी ऑर्गेनाइजेशन है. उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि उस अथॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. इसी तरह आप माशरों के अंदर भी देखते हैं कि कुछ लीड्स होते हैं जिनके कुछ इदारे होते हैं जिनको एक लेजिटिमेट पावर सोसाइटी देती है. अब सोसाइटी की एक अपनी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है जिनकी वजह से उन लोगों के अंदर वो पावर सेंटर्ड हो जाती है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो करती है. अगर आपने ये इन पावर स्ट्रगल के हवाले से आप फुकार्ट को भी पढ़ सकते हैं जिसने उनके हवाले से बात की हुई है. एक इस तरह हमारे इदारों के अंदर जो है पावर स्ट्रक्चर को एम्बेड किया हुआ है कि मुख्तलिफ कुछ इदारे जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल बना दिए गए हैं और कुछ इदारे जो हैं उनके पास पावर नहीं है. तो और अथॉरिटी को जो है वो लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर्ड विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर अगेंस्ट इट व्हिच इज यूजुअली डिफाइंड एज इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस. और जो उन पावरफुल लोगों के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात उनको लगता है कि ओवरऑल माशरे के लिए ठीक नहीं है, अगर वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं कोई, तो उसको इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस कहा जाता है. नॉर्मली इस तरह लिटरेचर के अंदर देखा जाता है कुछ चीज़ों के हवाले से. तो व्हेन पीपल seek to do something against superordinate, well, it is usually considered to be resistant to the authority. तो मतलब एक सबॉर्डिनेट जो है जब वो काम नहीं करना चाहता जो कि अथॉरिटी उसको कह रही है तो इसको कहा जाता है इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस है, इनसबॉर्डिनेशन है और मुख्तलिफ हवाले से इसकी बात की जाती है. और अथॉरिटी अगर तब इलेजिटिमेट करेगी अगर वो रूल्स रेगुलेशन जो कि बनाए गए उनके अगेंस्ट. लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो भी जो है वो पॉलिटिकल होते हैं, वो भी न्यूट्रल नहीं होते. वो भी एक ख़ास ग्रुप को, एक ख़ास जगह के पावर स्ट्रक्चर को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं. एंड मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को ज़्यादातर अनसैंक्शनड और इलेजिटिमेट यूज ऑफ पावर डिस्कस किया गया है. और दिस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ रिड्यूस टू morality play about efficiency. Either member do what they are scripted to do in their former organization roles in the term that authority determined for them, or if they do not, they are behaving illegitimately.
being moral and being efficient become identical action in a well designed system. यानी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको मोरालिटी के साथ लिंक कर दें, उसको अखलाकियात से लिंक कर दें और ये कहें क्योंकि अथॉरिटी ये कह रही है तो अथॉरिटी की बात माननी पड़ेगी, अगर आप नहीं मान रहे तो फिर उसको इमोरल कंसिडर किया जाए। ये माशरों के अंदर भी मुख्तलिफ इदारे करते हैं और इदारों के अंदर भी लोग मुख्तलिफ करते हैं कि वो जो एक शख्स उस चीज़ को रजिस्ट करे वो उसको इमोरल बनाए, उसको कहें कि इनएफिशिएंट है, इमोरल है, क्योंकि वो आपकी उन बातों के साथ एग्री नहीं करता जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। एनीहाउ, ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर बी सीन जस्ट एज अ सिस्टम। मसलन कोई ऐसा अगर आप ये समझें कि अंदर मतलब इंसाफ है और सब चीज़ें ऐसी है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी होती हैं जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी पास्ट हिस्ट्री होती है और उसी की वजह से वो बार बार चीज़ें हो रही होती हैं और ये भी आगे फ्यूचर को बना रही होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। और अगर हम वेबर की टर्म के अंदर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंसी इन देयर फंक्शनिंग एंड जो कि रिलेशन उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए हुए होते हैं वो सैचुरेटेड एंड इम्ब्यूड विद पावर होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे लोगों के अंदर कुछ जगहों पे उन स्ट्रक्चर में उन रोल्स के अंदर पावर को एम्बेड किया हुआ है और ये किस्म की एक आप समझ लें कि ये चीज़ें ऐसी ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही होती। ज़ाहिरी तौर पे सारी चीज़ें फेयर और एपॉलिटिकल आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं, ये कहीं डीप डाउन उनके स्ट्रक्चर, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करती हैं, जो कि उन पावर रिलेशनशिप को उस कल्चर में एज अ नॉर्मल बताती हैं आपको, ये सबके लिए चीज़ें नॉर्मल हैं। या बड़े अजीब अजीब वाक़यात हुए, कई ऐसे डिसीजन जिसके अंदर पंचायतों के डिसीजन, कुछ ऐसे मामला भी हुए और हमारे कल्चर में हमने देखा जहाँ चीज़ों को नॉर्मल कंसिडर किया गया, जो कि अगर एक आम तरक्की याफ्ता माशरे के अंदर चीज़ें देखें तो वो आपको इनह्यूमन लगती हैं वो चीज़ें जो कि की गई। तो बहरहाल मैं मुख्तलिफ माशरों के हवाले से कह रहा हूँ, वेस्ट भी जो है वो डार्क एजेस से गुजर चुकी है, जहाँ जाके उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं जिसमें वो इसको मजहबी फरीज़ा समझ कर वो काम करते रहे कि विचेस को वो जलाते रहे, जबकि बाद में पता चला कि ये मामला तो कुछ और था। तो बहरहाल ये है कुछ बातें थी आपसे डोमिनेट